हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा, आप मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का टॉपिक होगा हेलोल्केन्स हेलोरिन्स सीरीज का लेक्चर नंबर 15 और टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेंगे आज, बहुत ही मजा आएगा आपको इसमें। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हेलोरिन्स। तो ऐसे करते करते अब जल्द ही ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा मैं एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप पहले वाले लेक्चर्स को देखना सीक्वेंस से, तो ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी भी आप बीच में किसी भी लेक्चर्स को उठा के मत देखना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी ज़रूर, ठीक है। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आप बहुत ही ईजी, बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ सकें। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप थोड़ी सी भी एक भी टॉपिक मिस कर दोगे, स्किप कर दोगे तो प्रॉब्लम होनी है, ठीक है। तो आपको ये काम जरूर करना है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप तक ये कंटेंट जो पहुंचा रहा हूँ, इतनी मेहनत आपके साथ कर रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए जिससे कि अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपको मिल सके, आप बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन ले सको, और वो भी बिल्कुल फ्री में। मैं बिल्कुल भी एक भी पैसा आपसे नहीं लूँगा किसी भी तरीके से, चाहे वो ऐप पे क्लास हो, चाहे फिर वो यूट्यूब पर क्लास हो। अभी धीरे धीरे लेक्चर्स आते रहेंगे और वीडियोस आती रहेंगी। और आप जब भी आपको कोई भी लेक्चर देखना हो, आप प्लेलिस्ट खोल कर देखो। सबसे पहले सपोज करो आपको देखना है हेलोल्केन्स और हेलोरिन्स, तो आप बीच में सब वीडियोस को मत सर्च करो, आप प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स को पढ़ो। उसमें लिखा हुआ क्या है, तो किसी चैप्टर्स पर लिखा होगा हेलोल्केन्स हेलोरिन्स क्लास 12th, तो उसमें से आप सीक्वेंस वाइज पढ़ो। बीच में से किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को उठा के मत पढ़ना कभी भी। और कैसे पढ़ना है मैंने आपको पहले बता दिया। प्रोडक्टिविटी अगर आपको अपनी स्टडी में लानी है तो आपको बहुत तरीके से सिस्टमेटिक वे में स्टडी करनी ही पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छी प्रॉपर वे में बेंच मतलब टेबल और चेयर पर लेकर स्टडी करनी पड़ेगी। और एक टाइम सेट करना पड़ेगा कि 8 बजे मुझे केमिस्ट्री क्लास लेनी है कुलदीप सर की, और नोट्स बनाने पड़ेंगे प्रॉपर वे में। तो आप अच्छे से इफेक्टिव वे में ऑनलाइन एजुकेशन को सक्सेसफुल बना सकते हो, और मेरी मेहनत को भी आप सक्सेसफुल बना सकते हो। तो आपका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो मैं वैसे देख रहा हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ सच में। आज मतलब इतनी जल्दी इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं। मुझे तो जबकि बहुत सारे मेरे जो दोस्त थे, रिलेटिव्स थे, उन्होंने बहुत डिमोटिवेट भी किया था कि नहीं हो पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, उसके दूसरा काम कर लो, कुछ और कर लो, ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने कि वो भी करते रहेंगे और हम बच्चों तक अपना काम भी करते रहेंगे। चलो बेटा करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हम आज का। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोल्केन एंड हेलोरिन्स में मैंने पार्ट 1 स्टार्ट कर रखा था, हेलोल्केन। और हेलोल्केन में हमारा चल रहा था यहाँ पर लेक्चर नंबर 15 है आज हमारा, और लेक्चर है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं यार? ऑप्टिकल का मतलब लाइट से, ऑप्टिक्स पढ़ी है ना, ऑप्टिकल का मतलब लाइट से। अब ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है यार? ऑप्टिकल का मतलब तो ऑप्टिकल का मतलब लाइट से। तो आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। क्या फिनोमिना है? ऐसा फिनोमिना है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उसमें ऑप्टिकल भी आ रहा हो, तो मैं आइसोमेरिज्म को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत डीप में पढ़ाऊंगा आइसोमेरिज्म के कितने टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं आपको, आइसोमेरिज्म मेनली 2 टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर 6 टाइप की होती है, जैसा आपने पढ़ाई होगा ऑलरेडी। चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, जो एल्केन्स में होती है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ये पोजिशन आइसोमेरिज्म,
जैसे पोजीशन डिफरेंट होते हैं, चेन में चेन डिफरेंट होती है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसमें फॉर्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर अलग होती है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से पहले थोड़ा सा आइसोमेरिज्म के बारे में बता दूं। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म इज द फिनोमिना, आइसोमेरिज्म और एक वर्ड होता है आइसोमर्स, इन दोनों को समझेंगे हम यहाँ पर। आइसोमर्स, तो आइसोमर्स क्या है, आइसोमेरिज्म क्या है, दोनों को समझाता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो भाई, आइसोमर्स दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structures or arrangement of atom or arrangement of atoms in space are called isomers, आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो वो कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर अलग हो या स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट अलग हो, इन दोनों में से कोई सा भी काम हो, उन्हें बोलते हैं हम आइसोमर्स। और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म फिनोमिना है और जो कंपाउंड्स हैं वो आइसोमर्स है, ठीक है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, या तो स्ट्रक्चर अलग हो जाएगी या उनमें स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग हो जाएगा। ये हमारे आइसोमर्स। अब जैसे मैं दो कंपाउंड लिखता हूँ, जैसे मान लो, अच्छा आइसोमर्स का क्या होता है, आइसोमर्स अलग होने से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर भी इफेक्ट पड़ता है। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी इनकी डिफरेंट। भाई खुद ही बताओ, अगर मैंने अभी बताता हूँ, एक ये बना दिया, एक कंपाउंड है C4H10O, इसका ये बना दिया स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 CH2OH, ब्यूटेन 1-ol, ठीक। दूसरा मैंने ये बना दिया CH3 CH2 CHOH CH3, यह है ब्यूटेन 2-ol। क्या इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी? इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल सेम होंगे? इन दोनों के सरफेस एरिया बिल्कुल सेम होंगे? इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी? नहीं, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग है और ब्रांचिंग ज़्यादा होती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहले ही, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है तो और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती हैं। अब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो, केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो, किसकी वजह से? स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से। अब जैसे इसकी केमिकल रिएक्शन कराऊंगा मैं किसी भी कंपाउंड से, तो वो फर्स्ट कार्बन से OH के साथ रिएक्ट करेगा, वो सेकंड कार्बन से OH के साथ रिएक्ट करेगा। मान लो इसका मैं डिहाइड्रेशन कराता हूँ, तो डिहाइड्रेशन कराने से इसमें ब्यूट1 बनेगा हमेशा, इसमें ब्यूट2 बनेगा डिहाइड्रेशन करने से। सेट्ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग वहाँ ब्यूट2 बन रहा है, यहाँ ब्यूट1 बन रहा है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी तो डिफरेंट हो जाएंगी। तो बेटा आइसोमर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है, फॉर्मूला सेम रहता है बस। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होने से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो, क्योंकि स्ट्रक्चर अलग हो रही है वहाँ पर,
ऐसों को बोलते हैं हम आइसोमर्स। तो आइसोमेरिज्म मेनली दो टाइप के होते हैं। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद हो मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी। तो भैया देखो, अभी रुक जाओ, एक और बना दो बस। क्योंकि तुम ही हो। तो भैया ये है आइसोमेरिज्म के टाइप्स। आइसोमेरिज्म होती है दो टाइप की। कौन कौन सी आइसोमेरिज्म है? नंबर 1 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, नंबर 2 स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर 6 टाइप की होती है। कौन कौन सी? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, 1 2 3 हुई है अभी तो, मेटामेरिज्म, 4 टॉटोमेरिज्म, 5 रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो भाई ये है टोटल 6 टाइप। ये भी 2 टाइप की है, एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और बेटा दूसरी है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैं 11th क्लास में ऑलरेडी करा चुका हूँ। 11th वाले लेक्चर देख लेना आप, अब धीरे धीरे सारे लेक्चर्स आते चले जाएंगे। ऑलरेडी बहुत डीप में करा चुका हूँ मैं कि ये आइसोमेरिज्म क्या है, ये 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 क्या है। ये नहीं पढ़ाया था मैंने उसमें। क्यों? क्योंकि ये 12th में है। इसको अब मैं यहाँ पढ़ाऊँगा। ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं। आप GOC देख लेना निकाल के, उसमें मिल जाएंगे सारे के सारे लेक्चर्स। अब चेन आइसोमेरिज्म को शॉर्ट में सबको बता देता हूँ। दोज कंपाउंड्स विच आर सेम मॉलिक्यूलर बट डिफरेंट चेन डिफरेंट है, चेन आइसोमेरिज्म। लाइट गड़बड़ हो रही है भाई। दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। दोज कंपाउंड विच आर सेम मॉलिक्यूलर बट डिफरेंट alkyl group attached to the functional group. Those compound which exist in 2 functional groups in solution. Those compound which have same formula but different structures with respect to ring or open chain are called ring chain isomerism. Optical isomerism, इसे मैं अभी बताऊंगा। Geometrical, different position of functional groups, position of groups in the space, different arrangement of atoms or groups in the space, geometrical isomerism। तो ये सब कर चुके हैं हम। अब हम करेंगे यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इन सब के मैं एक एक एग्जांपल तुमको लेके बता सकता हूँ। अब देखो, जैसे ये है मेरे पास एक कंपाउंड CH3 CH2 CH2 CH3 स्ट्रेट चेन है, इसका नाम है N-ब्यूटेन। और एक कंपाउंड ये है CH3 CH CH3 CH3, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। इसमें एक साइड चेन में CH3 आ रहा है। पोजीशन में पोजीशन डिफरेंट होती है, CH3 CH2 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 OH है ब्यूटेन 1 ऑल।
CH3, CH2, CH, OH, CH3 या ब्यूटेन 2 फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो जाएगा। CH3, अब फॉर्मूला सेम है इनका, ये आइसोमर्स हैं, इनके फॉर्मूले सेम है, दोनों आइसोमर्स हैं, ये दोनों आइसोमर्स हैं। CH2, 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 OH, यहाँ पर एल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप। अब इसे देखो CH3, CH2, O, CH2, CH3, ईथर है सब फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गए यहाँ पर। मेटा वाले में एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे, जैसे कि ईथर में होते हैं एक साइड इथाइल आ जाएगा, एक साइड मिथाइल आ जाएगा, में दोनों साइड आ जाएगा। टोटोमेरिज्म होता है कीटो और इनोल फॉर्म। रिंग चेन आइसोमर्स, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपको एक कंपाउंड, ये देखो ये कंपाउंड है और इसका फॉर्मूला है C4H8, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। और एक ये बना दिया मैंने फॉर्मूला, इसका नाम है ब्यूटीन। देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है, C4H8 ही है, लेकिन यहाँ पर एक रिंग चेन वाला कंपाउंड बन रहा है, दूसरा ओपन चेन वाला, ये रिंग चेन आइसोमर्स है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कराऊंगा मैं। ज्योमेट्रिकल मैंने बताए थे आपको, सिस और ट्रांस, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस, ठीक। तो सिस वाला कौन सा होता है, डबल बॉन्ड के साथ अगर दोनों ग्रुप या हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड हों तो वो सिस होता है, और अगर सेम साइड ना हो तो वो ट्रांस होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो ए ग्रुप बी ग्रुप सेम साइड है, ये हो गया सिस। अब यहाँ ए और यहाँ बी और यहाँ बी, ये ऑपोजिट हो गए यार, यहाँ बना देता हूँ, तो ये हो गया ट्रांस। तो ये मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लेकर चलता हूँ आज, ठीक है। तो आज ले लेते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है भाई, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में है ना, लाइट के साथ बिहेवियर मॉलिक्यूल्स का वो अलग अलग होता है। फॉर्मूला सेम होगा लेकिन लाइट के साथ बिहेवियर वो अलग अलग दिखाएंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, those compounds which have same molecular formula but exhibit different behavior with plain polarized light are called optical isomers, are called optical isomers, and this phenomenon is called optical isomerism. Optical isomerism. तो क्या है भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट वो लाइट के साथ डिफरेंट, कौन सी लाइट के साथ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ डिफरेंट बिहेवियर दिखाते हो, उन्हें बोलते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को बोलते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब यार एक वर्ड आया है यहाँ पे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये क्या होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसी लाइट होती है जिसमें वाइब्रेशंस हो लाइट की, वो एक ही प्लेन में हो, परपेंडिकुलर हो। जैसे कि मान लो सोर्स से लाइट आ रही है, सोर्स से लाइट आ रही है और ये लाइट आ रही है ऑर्डिनरी लाइट, और इसमें वाइब्रेशंस
सभी डायरेक्शंस में है। अब मैंने इस लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कर दिया। निकोल प्रिज्म क्रिस्टल होता है। अब जब ये लाइट इस निकोल प्रिज्म से पास आउट होगी तो इससे पास आउट होने के बाद इस लाइट में ये सारे की सारी वाइब्रेशंस लाइट की ये एब्जॉर्ब हो जाएंगी। केवल अब इसमें से जो पास होगी वो ये बचेगी जिसमें वाइब्रेशन एक ही प्लेन में होंगे। अब ये जो लाइट अब प्रोपोगेट कर रही है, अब इस लाइट को बोलते हैं हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। शॉर्ट में बोल देते हैं इसे हम पीपीएल। इसे बोल देते हैं हम पोलराइजर। पोलराइजर इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पोलराइजेशन। पोलराइजेशन तो पोलराइज क्या है? पोलराइज वो है कि ऑर्डिनरी लाइट, ये है ऑर्डिनरी लाइट, कि ऑर्डिनरी लाइट को अगर हम निकोल प्रिज्म से या किसी टूरमैलिन के क्रिस्टल से पास कराएंगे या किसी पोलराइजर से पास कराएंगे तो वो सारी वाइब्रेशंस को लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और लाइट एक ही प्लेन में प्रोपोगेट करना स्टार्ट कर देगी। इसे बोलते हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अब एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये जो जा रही है, इसके साथ कोई कंपाउंड अगर डिफरेंट बिहेवियर दिखाएगा तो उसे बोलेंगे हम ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखो जैसे मान लो मेरे पास ये है, चलो ये ले लेता हूं मैं। एक कंपाउंड है, इसके अंदर मैंने कंपाउंड भर दिया। अब इसके अंदर सब्सटेंस भरा हुआ है और वो सब्सटेंस है अगर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा। और वो रोटेट दो तरीके से कर सकता है, क्लॉकवाइज कर देगा या एंटी क्लॉकवाइज कर देगा। एंटी क्लॉकवाइज कर देगा या ऐसे के ऐसे ही बाहर निकल जाएगा इसमें से। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो रोटेट जरूर करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और अगर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वो ऐसी की ऐसी लाइट को जाने देगा। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज को करता है तो इसे बोलते हैं हम लीवो रोटेटरी। इसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम नेगेटिव से या स्मॉल डी से कर देते हैं या स्मॉल एल से। इसे पोलरिमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं हम। जैसे मान लो अगर मुझे किसी का ऑप्टिकली एक्टिव पता करना हो तो मैं उस कंपाउंड में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कर दूंगा। तो अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट हो जाती है, अच्छा ये जिस एंगल पर रोटेट होती है उसे बोलते हैं हम ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा से डिनोट करते हैं रोटेशन को, कि कितना रोटेशन हुआ है इसका, कितना रोटेशन हुआ है इसका, इसे बोलते हैं हम अल्फा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम अल्फा। तो अगर किसी कंपाउंड में अल्फा रोटेशन हुआ है राइट में और अल्फा रोटेशन हुआ लेफ्ट में, जब भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। वैसे ऐसे कंपाउंड्स को हम मीजो कंपाउंड्स बोलते हैं, इन्हें मैं आगे बताऊंगा। बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, या तो उसमें सिमेट्री हो, सिमेट्री, या वो मीजो कंपाउंड हो, वे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, रोटेशन नहीं होगी उनमें। अब यहाँ पर
ये वाले कंपाउंड कौन से होते हैं जो कि रोटेट कर देंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में राइट में, तो वो तो एक्सपेरिमेंट करने से ही पता चलेगा कि वो रोटेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो क्या हम बार बार एक्सपेरिमेंट करके पता करते रहेंगे कि लाउड ट्यूब में सैंपल भरो, इसमें रख दिया मैंने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का सैंपल, भाई चलो भाई लाइट आ रही है इसमें रख दो सामने कंपाउंड को भर के, देखो अब इसमें से पास जो हो रही है वो राइट में है या लेफ्ट में है, तो बार बार करते रहेंगे? नहीं, हम इसे ऑन पेपर कैसे पता करेंगे कि मैं अब इस बोर्ड पे कोई कंपाउंड बना रहा हूँ मैंने ये वाला कंपाउंड बना दिया CH3CH2 CHOH CH3, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा नहीं होगा, क्या ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा या नहीं कर देगा? तो ये ऑन पेपर कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट से तो चल ही जाएगा। तो हम क्या, मैं तुम्हें अगर एग्जाम में क्वेश्चन दूंगा तो मैं आपको वहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स दूंगा ला गए कि चलो करके देखो प्रैक्टिकल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? नहीं, इसका एक तरीका है, उस तरीके से हम आसानी से बता सकते हैं कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा आइसोमर्स क्या है। तो आइसोमर्स तो वो कंपाउंड है, आइसोमर्स वो कंपाउंड है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हो। वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो रोटेट कर देंगे राइट में या लेफ्ट में रोटेट कर देंगे, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं ऐसे। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड्स होते हैं आइसोमर्स। तो ये जो राइट में रोटेट करेगा एक तो आ जाएगा डी, जो लेफ्ट में रोटेट करेगा क्या आ जाएगा एल, तो ये डी और एल दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे और इस फिनोमेना को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब कौन सा डी में करेगा कौन सा एल में करेगा वो तो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, वो हमें पेपर में देख के नहीं पता चलेगा कि कौन सा डी में रोटेट करेगा कौन सा एल रोटेट करेगा, मतलब कौन सा राइट में रोटेट करे कौन सा लेफ्ट में रोटेट करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होते हैं, डेक्स्ट्रो, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स दो होते हैं, एक तो होता है डेक्स्ट्रो और दूसरे होते हैं लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सो द आइसोमर which rotates the plane of polarized light, the plane of polarized light to the right। तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट कर दे, राइट का मतलब क्या होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की चलने की दिशा में। जैसे मान लो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऐसे रोटेट कर दे तो इन्हें बोलते हैं हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या इन्हें बोलते हैं हम पॉजिटिव। अब अगर आपसे कोई पूछ ले दूसरा आइसोमर कौन सा होगा, लीवो रोटेटरी होता है वो, लीवो रोटेटरी। द आइसोमर which rotates the plane of polarized light to the left, जो लेफ्ट में रोटेट कर दे, मतलब स्ट्रेट से ऐसे कर दे, मतलब घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, उन्हें बोलते हैं हम लेवो रोटेटरी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेवो रोटेटरी बार बार हमें प्रैक्टिकल देख के ही करना पड़ेगा क्या? नहीं, इसके लिए आपको सिंपली दो चीज करनी है। ठीक है, दो चीज करनी है। क्या चीज करनी है? पहली बात तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है, उसके अंदर एटलीस्ट एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर किसी में भी एक कायरल कार्बन प्रेजेंट हो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, दूसरा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री हुई तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए दोनों चीज होनी चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए, एटलीस्ट एक कायरल कार्बन होना चाहिए,
अगर एक कायरल कार्बन है और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसका मतलब वो कायरलिटी है उस मॉलिक्यूल के अंदर, वो कायरल मॉलिक्यूल है और वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, कायरल कार्बन और सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा, अच्छा जो कायरल कार्बन है उसको हम, जो दूसरा एनेंटियोमर है, जो दूसरा उसका आइसोमर होगा, इन दोनों को वैसे हम एनेंटियोमर बोलते हैं, वो एक का मिरर इमेज होगा। ठीक है, तो कायरल कार्बन अगर हम उसका दूसरा बनाएंगे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, उसका कोई दूसरा आइसोमर बनाएंगे तो वो उसका मिरर इमेज होगा। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो कंपाउंड को बता दोगे आप, यार ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कायरल कार्बन होता क्या है या प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, दोनों चीज बताता हूँ मैं। ठीक है, बहुत अच्छे से। चलो मेरे प्यारे बच्चों, कायरल कार्बन, रात मैं मोबाइल लेके ऐसे बैठा हुआ था, अब तो मैंने चेक करना बंद कर दिया। जब मैंने शुरू में पढ़ाना स्टार्ट किया था यूट्यूब पर और ऐप पर, तो मैंने जब स्टार्टिंग में काफ़ी देखता था मैं बार बार मोबाइल को, कितने सब्सक्राइबर बढ़ गए, कितने व्यूज़ आ रहे हैं। तो अब तो थोड़ा सा कम कर दिया मैंने, बस अब पढ़ाने पर ही ध्यान है, क्योंकि अब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है पहले से और मैं मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, एक वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है। जैसे मुझे अब ये वीडियो बनानी पड़ रही है तो फ़ैन बंद करना पड़ेगा। अगर मैं फ़ैन चलाऊँगा ना तो माइक में फ़ैन की आवाज़ ज़्यादा है कि मेरी आवाज़ कम आएगी। तो वीडियो बनाने के लिए फ़ैन बंद करना पड़ता है। जब मैं बाहर निकलूँगा इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, मतलब पसीना पसीना पसीना, बीच बीच में, इसलिए मैं बार बार पानी भी पीता रहता हूँ, पसीना भी साफ़ करता रहता हूँ, स्वेटिंग होती रहती है। ठीक है, और कोई होता भी नहीं है मेरे पास, अकेला रहता हूँ मैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फोकस करने में, और नहीं तो वीडियो ख़राब हो जाती है। कभी मैं माइक लगाना भूल जाता हूँ, कभी मैं आपको बताऊँगा तो आप हंसोगे, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। 2-2 3-3 घंटे की वीडियो बना दी लगातार, अब पता चला सारी वीडियो ख़राब है। तो ऐसा होता रहता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मज़ा भी आता है, वैसे हंसी भी आती है खुद पे कि हम इतने पागल हैं क्या। खुद पे हंसी आती है कि हम तो बेवकूफ़ हैं कुछ चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते, बस पढ़ाए जा रहे हैं, देख ही नहीं रहे एक भी बार। अब क्या है, इतने सारे वीडियो बना दी, लगभग मैंने 50-60 वीडियो तो डाल दी होंगी जहाँ तक भी मुझे याद है। तो अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ भी कॉन्फिडेंस आ गया, वीडियो तो चल रही होगी, और जाके देखते हैं वीडियो बनने का है, ये तो बनी नहीं, फिर दिमाग ख़राब हो जाता है। चलो ये करते हैं कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन क्या होता है, तो एक कार्बन विच इज बॉन्डेड विद, a carbon which is bonded with 4 different groups, 4 different groups। स्कूल और कोचिंग के अलावा जितना भी मेरा टाइम होता है, मैं तुम्हारे साथ जाता है मेरा सारा टाइम, मतलब कुछ नहीं कर पाता मैं अपने लिए। या तो पढ़ाता है स्कूल में, कॉलेज, कोचिंग में, या फिर होता हूँ मैं ऑनलाइन क्लास में आपके साथ। और 4th मेरे लाइफ है नहीं, स्कूल, कोचिंग और ये ऑनलाइन क्लास, चौथी लाइफ मेरी है ही नहीं कुछ। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा और सपोर्ट करो, अपने जो यार दोस्त हैं आपके, उनको यार चैनल के बारे में बता के कम से कम एटलीस्ट ये तो बोल दो कि है ना, कि थोड़ा सा देख लिया करो। जो भी 12th के आपके बच्चे हैं, अगर वो देखेंगे तो सच में उन्हें काफ़ी अच्छी लगेगी वीडियो, जैसा मैं मानता हूँ। बाकी नहीं लगेगी तो कोई बात ही नहीं है फिर। और ये तो मेरा कॉन्फिडेंस है, आप भी जानते हो वैसे ये बात तो। और अपने जो रिलेटिव्स वगैरह हैं वहाँ तक एक दूसरे तक शेयर कर दिया करो, इतना तो कर सकते हो प्लीज़। मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चे देखे न लायक, वीडियो पूरी देख लेंगे, सर वीडियो देख रहे हैं पूरी रोज़। एक दिन मेरे पास आया, सर सारे लेक्चर देख रखे हैं मैंने सारे, मेरे पास कोचिंग पढ़ता है वो लेट आया था, उसका सॉल्यूशन वाला चैप्टर रह रखा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रह रखा है। अब वो मेरे पास आया था तो मैं केमिकल काइनेटिक्स करा रहा था, तो मैंने उससे कहा था कि सॉल्यूशन वाला यूट्यूब से कर लेना। कह रहा हाँ ठीक है सर कर लूँगा। तो उसने रोज़, मैंने जैसे उसे बताया था कि ऐसे ऐसे करना है, तो उसने बिल्कुल ऐसे ही रोज़ एक लेक्चर लेके 15-20 दिन में ख़त्म कर लिया चैप्टर।
अब मैं उससे कह रहा था, मैंने कि दिखाइए कैसे करोगे खत्म तो नहीं चैप्टर, तो उसने सारी वीडियोस डाउनलोड कर रखी थी, नोट्स बना रखे थे सारे, उसने मुझे सब कुछ दिखाया। अब मैंने जब चैनल खोल के देखा था उस पर सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा, मैंने कहा तुमने सब्सक्राइब तो कर ही नहीं रखा। मैं कहा हाँ सर मैं तो भूल गया, सारे लेक्चर देख ले सब्सक्राइब करने। इतने बदतमीज बच्चे हैं ना, बस क्या बताऊँ इन्हें। ध्यान नहीं रहा, टाइम नहीं लगा। अभी इनकी बाबू का फ़ोन आ जाता ना, तो कोई भी मैसेज करता, कॉल तुरंत, कौन आ गया, हाँ मेरा वो था पेट, कोई हल्का सा भी गेट पे आ जाता है ना, और मैं हूँ नहीं या मैंने गेट बंद कर रखा है ना अपना, तो एकदम पहुँच जाता है वहीं गेट, कौन है, एड्रेस पूछने आ जा, नाम पता बता पहले अपना, जब बात करी हो। तो अंकल जी आए हुए थे एक, तो हाँ मैं ये कह रहा था, 1 सेकंड के लिए मतलब 12, 13, 14, 15 घंटे की वीडियो तो देख ली सारी की सारी, 15 दिन से सारे लेक्चर देख लिए, चैनल सब्सक्राइब करने का ध्यान नहीं रहा, याद नहीं रहा। अभी इनकी मैडम का फ़ोन आ जाएगा, हाँ बाबू, हाँ ठीक है अभी कर रहा हूँ। बाबू तो रात को 3 बजे समोसे की डिमांड करेगी ना, रात को 3 बजे समोसे पहुँच जाएंगे, खुद ही बना कर पहुँचा देगा। ऐसे ऐसे बच्चे नालायक, क्या करूँ मैं इनका। कोई बात ना, भगवान देख रहे, मत करो तुम सब्सक्राइब। सारा बाबू सोना निकलेगा तुम्हारा पेपर में। मैं तो कहूँ कि पेपर इतना हार्ड आ जाए, इतना हार्ड आ जाए, जेई से भी ऊपर का पेपर आ जाए, अब फिर तुम मुझे याद करोगे, सर जी ने कही थी पेपर हार्ड आएगा। आपका देखिए तुम पेपर कितना हार्ड आएगा। जेई एडवांस फेल, आपके इसरो वाले बनाएंगे, नासा वाले तुम्हारा पेपर मैं कह ले, सीबीएसई का पेपर का लेवल बढ़ाएंगे, आपका बच्चे को साइंटिस्ट बनाएंगे। चलो बेटा कहाँ रहे अरे मजाक कर रहा हूँ, कभी बुरा मान जाओ, हमारा भविष्य खराब करने में लग रहे। भाई नंबर अच्छे आएंगे तुम्हारे, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम इतने मेहनत से। तो देखो भाई, जैसे कि मान लो ये ग्रुप है और ये कार्बन है, और इससे ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई ए ग्रुप है, कोई बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, डी ग्रुप है। चारों ग्रुप अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, ए बी सी डी, चारों ही ग्रुप जब डिफरेंट है, तो जब चारों ग्रुप डिफरेंट है तो ये है कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन है इसमें। और जब कायरल कार्बन है इसमें तो, और सिमेट्री भी नहीं होगी इसमें सिमेट्री नहीं होगी, सिमेट्री है नहीं है, उसको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे पता लगाएंगे सिमेट्री होगी या नहीं होगी। वैसे सिंपली अगर इसमें चारों डिफरेंट कार्बन है तो इसमें सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये है ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। तो कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन याद रखना एक कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो तो फिर जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ऐसे कंपाउंड भी हैं जिसमें कायरल कार्बन है फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। जैसे कि टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड में 2 कायरल कार्बन है फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव है, डेक्स रोटेटरी है, कायरल कार्बन है वहां पे 4। तो कायरल कार्बन एक से ज्यादा होना कायरलिटी को शो भी कर सकता है और कायरलिटी को जरूरी नहीं है वो कायरलिटी को शो करेगा या नहीं करेगा, तो हो सकता है हाँ एक होगा तो डेफिनेटली वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन एक से ज्यादा होना जरूरी नहीं है। अगर एक का, अगर भाई मान लो मेरे पास 2 कार्बन है कायरल, इसमें ये भी कायरल कार्बन और ये भी कायरल कार्बन है, अगर इसका ऑप्टिकली जो रोटेशन है वो मान लो 50 डिग्री है और इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में वो 40 डिग्री है, तो ये ऑप्टिकल रोटेशन होगा। अगर इसका अल्फा 50 डिग्री हुआ प्लस और इसका अल्फा -50 डिग्री हुआ तो मेरे प्यारे बच्चों तो नेट तो 0 हो जाएगा ना रोटेशन, तो अब ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। कायरल कार्बन है जब भी ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, तो कायरल कार्बन होना एक से ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिविटी की गारंटी नहीं है। हाँ एक कार्बन हो, एक कायरल कार्बन हो ऑप्टिकली एक्टिव की गारंटी है। ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम कायरल कार्बन, कायरल मॉलिक्यूल,
कायरल मोलिक्यूल। कोई चायरल बोल देता है, कोई कायरल बोल देता है, मैं कायरल बोलता हूँ, कायरल ही है वैसे इसका नाम। चाचा पाचा बुरे लगते बोलने, चायरल चायरल चाचा पाचा। यार मैं तुमसे बातचीत करता रहता हूँ, तुम्हें अच्छा तो लगता है ना? कभी ऐसा तो नहीं है सर पढ़ाते पढ़ाते बात कर रहे हैं हमसे? मैं ऐसा भी हो सकता है आऊँगा फटाफट पढ़ा के चला जाऊँगा 1 घंटा। थोड़ा सा बात करना अच्छा लगता है मुझे, बच्चों के साथ कनेक्ट होना। मेरे प्यारे बच्चे हो तुम। चलो भाई, अब जैसे मैं मान रहा हूँ कि ये कायरल कार्बन है, इसमें सिमेट्री भी नहीं है, कायरल कार्बन है, तो अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब जैसे मान लो मैंने एक कंपाउंड बनाया यहाँ पर, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड है CH3, या ऐसे बना देता हूँ मैं, CH3 CHOH COOH, ये है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कायरल कार्बन है बिल्कुल है। सिमेट्री है? नहीं है, सिमेट्री नहीं है, कायरल कार्बन है, तो ये हो जाएगा डी लैक्टिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है। अब मुझे कैसे पता राइट में रोटेट कर रहा है? मुझे नहीं पता ऑन पेपर, लेकिन मैं अगर इसे डी मानूंगा तो दूसरा अपने आप एल हो जाएगा, तो इसे आप डी मानोगे तो दूसरा हो जाएगा इसका एल, लेवो रोटेटरी, क्योंकि 2 ही तरीके की रोटेशन होती है, या तो डेक्स्ट्रो या लेवो। अब जैसे मान लो मैंने बना दिया यहाँ पर डेक्स्ट्रो डी, अगर मैं इसे एल मानूंगा तो वो डी हो जाएगा। तो इसकी जो मिरर इमेज होगी, इसकी जो मिरर इमेज होगी, इसकी मिरर इमेज, तो जो राइट में है वो आपको लेके आना है लेफ्ट में, ठीक है? जो लेफ्ट में है वो आपको लेके आना है राइट में। तो ये इसकी मिरर इमेज है, और इसे बोलोगे आप, ये भी लैक्टिक एसिड है, एल लैक्टिक एसिड, एल लैक्टिक एसिड, ठीक है? तो ये डी फॉर्म है, ये एल फॉर्म है, ये दोनों क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स है। अब ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो ये है ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर देगा ये वाला लैक्टिक एसिड। अगर इसे मैंने पोलरोमीट्री एक्सपेरिमेंट में अगर इसे मैंने सैंपल में भर दिया, तो ये वाला तो राइट में रोटेट कर देगा, ये वाला लेफ्ट में रोटेट कर देगा, तो ये दोनों क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है? आई होप अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो सिमेट्री होनी नहीं चाहिए, अगर सिमेट्री हुई तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है। अब जैसे मान लो ये कंपाउंड है, तो क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा कंपाउंड? ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इसकी मिरर इमेज बनेगी वो एक दूसरे पर क्या होंगे? सुपर इम्पोज हो जाएंगे। सुपर इम्पोज क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर देखो CH3 2 ग्रुप एक जैसे हो गए। जब 2 ग्रुप एक जैसे हो गए तो ये कायरल कंपाउंड, कार्बन नहीं है, इसमें सेंटर सिमेट्री नहीं है, कायरल कंपाउंड नहीं है, सॉरी एक जैसे हो गए, तो इसका मतलब यहाँ सिमेट्री है। अब जैसे मैं इसे बीच में से ब्रेक करूंगा तो इधर भी CH3 आ रहा है, इधर भी CH3 है, मतलब यहाँ सिमेट्री है। अगर सिमेट्री होगी तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। तो ऑप्टिकल एक्टिव के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैं मान लेता हूँ ये रहा कार्बन, ठीक, अब इसके साथ मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया हाइड्रोजन, यहाँ पर अटैच कर दिया हाइड्रोजन, और यहाँ पे अटैच कर दिया क्लोरीन, यहाँ पे अटैच कर दिया, चलो यहाँ पे ले लेता हूँ Br। तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं होगा ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि 2 ग्रुप सेम आ रहे हैं कार्बन के साथ, ठीक है? तो अब ये जो मैंने पीछे बनाया था, ये इन दोनों को बोलता हम इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर्स, ठीक है? इनैंशियोमर्स हैं। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? इनैंशियोमर्स होते हैं पेयर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स या पेयर ऑफ कंपाउंड्स
which are mirror image and non superimposable। तो मिरर इमेज होना ऑप्टिकल एक्टिविटी की गारंटी नहीं है। मिरर इमेज तो सारों के बन सकते हैं, लेकिन अगर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोज वही होंगे जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज ना कर सकें। जैसे मैंने इस मॉलिक्यूल को उठा के मैंने इस पर रख दिया, तो देखो यहाँ पे OH आ रहा है, यहाँ पे CH3 है, तो सुपर इम्पोज तो नहीं कर सकते इसको। जैसे मेरे दोनों हैंड है, मैं इसको उठा के इस पर रख दूं तो ये इसको सुपर इम्पोज तो करेगा नहीं, ढक नहीं सकता पूरा का पूरा। तो जो मॉलिक्यूल एक दूसरे को सुपर इम्पोज ना कर सके, ठीक है, जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज ना कर सके और एक दूसरे के वे मिरर इमेज हो, ठीक है, और सुपर इम्पोज वही नहीं करेंगे जो जिनमें सिमेट्री नहीं है। अगर सिमेट्री हो जाएगी तो फिर वो सुपर इम्पोज कर देंगे, ठीक है। तो सिमेट्री नहीं है, वही बात आ जाती है यहाँ पर आकर, या तो सिमेट्री देख लो या सुपर इम्पोजेबल बोल दो। तो एनैंटियोमर को डिफाइन ऐसा करते हैं, पेयर ऑफ कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो मिरर इमेज है ईच अदर, एक दूसरे के, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो अगर वो सुपर इम्पोजेबल है, नहीं है, मिरर इमेज है, नहीं है, इसको हम एक मेथड होता है R&S कॉन्फ़िगरेशन, रेक्टस एंड सिनिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, इससे इजीली बता सकते हैं कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज है या नहीं है। तो देखो मिरर इमेज के लिए मैं तुम्हें R और S कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो भाई मेरे प्यारे बच्चों, ले लेता हूं मैं R&S कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके कुछ रूल्स हैं, अगर जो तुमने वो रूल्स पढ़ लिए ना ध्यान से, तो समझ लो RSN कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा ये एक दूसरे के मिरर इमेज है या नहीं है। और जब मिरर इमेज पता चल जाएगा तो फिर आपको उनकी सिमेट्री पता चल जाएगी, आप इजीली बता दोगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। वैसा ख़त्म हो चुका है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इतना ही आता है कि एक दूसरे के मिरर इमेज है या नहीं है। अब जैसे ये वाला कंपाउंड है CH3COH HBrH, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दो ग्रुप एक जैसे आ रहे हैं। चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो सिमेट्री नहीं होगी उनमें। अगर चारों ग्रुप सेम होंगे तो डिफरेंट होंगे तो सिमेट्री नहीं होगी। अगर दो भी ग्रुप एक जैसे होंगे तो सिमेट्री हो जाएगी उनके अंदर। सिमेट्री मतलब अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन सेम ग्रुप आ जाएंगे। अब अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन सेम ग्रुप आएंगे। अगर मैं प्लेन में से उसे बीच से कट करूंगा तो दोनों यार ऊपर और नीचे सेम आएंगे एटम्स। जब सेम आएंगे तो कैसे हो जाएगी सिमेट्री। सिमेट्री को थोड़ा सा और एक तरीके से और समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये है, बताओ सिमेट्री है इसमें? है, बिल्कुल है सिमेट्री। मैं ऐसे कट कर देता हूँ वर्टिकली तो देखो लेफ्ट और राइट बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं। तो ये मिरर इमेज तो है, बट इसमें क्या है? सिमेट्री। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे ऐसे मॉलिक्यूल, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी। अब देखो जैसे ये है, इसे यहाँ से कट कर दूंगा, क्या ये मिरर इमेज है? हाँ बिल्कुल मिरर इमेज है। लेकिन क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि सिमेट्रिकल हो, ठीक, लेकिन वो ऑप्टिकली एक्टिव सिमेट्रिकल होने की वजह से नहीं होते हैं। मिरर इमेज हो सकते हैं पर वो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। अब मैंने बना दिया भाई, मान लो ये कंपाउंड, अब ये बताओ क्या ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है? ये D और L है? नहीं, ना ये D है ना ये L है। क्यों नहीं है ये? क्योंकि भाई ये दोनों मिरर इमेज तो है, बट ये है तो दोनों सिमेट्रिकल, ठीक है ना। जब ये उससे बना है ना, ये दोनों क्या है? सिमेट्रिकल है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें। लो यहाँ से मैं इसे कट कर देता हूँ, देखो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल नहीं होने चाहिए, मतलब दोनों पोर्शन एक जैसे नहीं होने चाहिए। बहुत सारे, अब जैसे मान लो ये A है, इसमें सिमेट्री है, बिल्कुल सिमेट्री है इसमें। ये रही, इधर वाला पोर्शन सेम है। अच्छा इसमें बताओ, इसमें सिमेट्री है? इसमें सिमेट्री नहीं है, अनसिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक है। अब आप आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। चलो ब्यूटेन टोल ले लेते हैं। ब्यूटेन टोल CH3CH2COH H और CH3।
तो यहाँ कायरल सेंटर है, ये रहा कायरल सेंटर। मिथाइल है, इथाइल है, हाइड्रोजन है, OH है, कायरल सेंटर है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है ना, तो कोई ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल सेंटर ढूंढ लो भाई, वहाँ कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। चलो कुछ आपको दिखाता हूँ मैं अलग से। हाँ यार, मैं E&Z का रूल बता रहा था मैं, चलो जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। वीडियो जल्दी ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना, फिर आप कहते हो यार इतनी बड़ी वीडियो हम नहीं देख रहे भाई। चलो रूल्स देख लेते हैं हम R&S के लिए रूल्स। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है ग्रुप्स जो कार्बन के साथ अटैच्ड हो। जो भी कायरल सेंटर होगा, कायरल सेंटर वाले कार्बन को आप कायरल सेंटर के साथ अटैच्ड जो ग्रुप्स हैं उनको आपको प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी कैसे दोगे? एटॉमिक नंबर से दे देना, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देना। कीप लोअर प्रायोरिटी ग्रुप एट द बॉटम, तो बॉटम में रखना है लोअर प्रायोरिटी एटम या ग्रुप, ऊपर वाले को होल्ड रखना है, टॉप वाले को। और फिर देखना है फर्स्ट सेकंड और थर्ड को, अगर क्लॉकवाइज है तो R है और एंटी क्लॉकवाइज है तो S है। अब देखो इसके अंदर प्रायोरिटी दो, सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी किसे दूंगा? जो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला है, 1 2 3 4। अब यहां मत देखने लग जाना भाई 1 2 3। अब आपको क्या काम करना है? ऊपर वाले को तो होल्ड रखना है और इसको 90 डिग्री पे घुमा दो, रोटेट कर दो। जब इसे रोटेट कर दोगे ये ग्रुप तो यहाँ जाएगा, फोर्थ वाली प्रायोरिटी वाले को नीचे लेकर आना है बॉटम पे। तो मैं ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, ऊपर वाले को होल्ड रखना है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा H, ठीक है, और Br इधर चला जाएगा Br, और I यहाँ आ जाएगा I, और ऊपर तो Cl है ही। अब देखो यहाँ पर नंबरिंग, I को 1 और Br को 2, Cl को 3 और नीचे H तो आ ही गया 4। अब ये बताओ R कॉन्फ़िगरेशन है S कॉन्फ़िगरेशन? तो देखो 1 2 3, तो देखो रोटेशन ऐसे हो रही है 1 2 3 की, 1 2 3, तो ये R कॉन्फ़िगरेशन है, R, ठीक है। गिव प्रायोरिटी टू द ग्रुप्स बॉन्डेड विद कायरल सेंटर या कायरल कार्बन। कीप लोअर प्रायोरिटी ग्रुप एट द बॉटम, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप कौन है? हाइड्रोजन, इसको बॉटम पे रखो। होल्ड टॉप ग्रुप, टॉप ग्रुप कौन सा? सबसे ऊपर वाला ग्रुप, उसको होल्ड रखो। फिर 1 2 3 वालों को देखो, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है तो R है और एंटी क्लॉकवाइज बन रही है तो S है। R का मतलब होता है रेक्टस, S का मतलब होता है सिनिस्टर, मतलब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसमें देखना 1 2 3 4। अब तुम्हें ये ऐसे रोटेट करना पड़ेगा क्योंकि टॉप को, मतलब जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला है उसको बॉटम पे लेके आना है। ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ध्यान से देखो, इसको तो यहीं रखना है, इसको तो चेंज करना नहीं है, इसे होल्ड रखना है। तो H नीचे आ जाएगा, H नीचे आ जाएगा तो Br यहाँ चला जाएगा, Br यहाँ चला जाएगा तो I पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो कर लो भाई, 1 2 पे Br, 3 पे क्लोरीन, 4 पे। तो अब देखो ऐसे बन रही है 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। ये रूल्स देख लो यार, R और S चुटकी में खत्म। इसमें बताओ, चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो इसे बॉटम में लेके आना है। जब इसे बॉटम में लेके आओगे तो पूरा 180 डिग्री रोटेट करोगे, ठीक है। अब जब इसे 180 डिग्री रोटेट करोगे तो इसे भी 180 डिग्री रोटेट करोगे, तो इसका बनेगा ऐसे। तो यहाँ पे आ जाएगा H, ऊपर आ जाएगा Br, और ये आ जाएगा तुम्हारा I, और ये आ जाएगा Cl। अब देख लो जल्दी से प्रायोरिटी करके, 1 2 3, ये तो 4 है ही, तो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज आ रहा है 1 2 3, तो ये हो जाएगा R कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर देख लो 1 2 3 4, यार ये तो पहले से दे रखा है इन्होंने। तो 1 2 3 1 2 3 बॉटम में है ना, यहाँ तो मुझे H को बॉटम में लाना पड़ा, अब यहाँ पे मुझे बॉटम में लाने की जरूरत नहीं। 1 2 3 R कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, चलो बेटा नेक्स्ट। तो ये मैं अभी बता रहा था आपको, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, M भी सिमेट्री है, A भी सिमेट्री है। अब यहाँ पे दो ग्रुप एक जैसे हो गए, सिमेट्रिकल हो गए, कायरलिटी नहीं है इसमें,
ठीक है। अब इसमें सिमेट्री नहीं है, ना इसमें सिमेट्री है, ना इसमें सिमेट्री है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये क्या हुआ, कायरल कार्बन, मतलब कायरलिटी है। अब देखो जैसे यहाँ पर 4 ग्रुप अलग अलग हो गए, CH3, OH, COH, H, तो ये क्या है, कायरल कार्बन, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको ये टॉपिक। अब जैसे ये एक कंपाउंड है, लैक्टिक एसिड है, ये टार्ट्रिक एसिड, COH, CHOH, CHOH, COH। तो देखो इसमें 2 कायरल कार्बन है, 2 कायरल सेंटर है, एक ये रहा, एक ये रहा। तो अब ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिमेट्री पर। अब देखो यहाँ पर बीच में से जब मैं से कट करता हूँ, यहाँ ग्रुप आ रहा है OH, H, सिमेट्री है, नहीं है। इसे बीच में से कट करता हूँ, कायरल सेंटर से OH, H, सिमेट्री है, नहीं है। जब सिमेट्री नहीं है तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। अब यहाँ पर देखो OH, H, OH, COH, COH, H, OH, सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो अब मैं इसका ये नहीं बता सकता है ऐसे देखकर कि ये इसको राइट में रोटेट करेगा या लेफ्ट में रोटेट करेगा। इसकी जो मिरर इमेज बनेगी, इसकी जो मिरर इमेज बनेगी, अगर ये इसकी D फॉर्म है तो वो इसकी L फॉर्म होगी, इसकी मिरर इमेज। तो ये है हमारे भाई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा बताना, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं? देखो यहाँ पर है मिथाइल, यहाँ पर है इथाइल, नीचे है हाइड्रोजन, ऊपर है क्लोरीन, और ये इसकी मिरर इमेज है। तो ये अगर D फॉर्म है या L फॉर्म है ये, तो ये क्या हो जाएगी, D फॉर्म। यस, कायरल सेंटर है यहाँ पर। जब कायरल सेंटर है तो मतलब ये सिमेट्री भी नहीं है, सिमेट्रिकल भी नहीं है। तो पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, इसे सुपर इम्पोज करके देखो, सुपर इम्पोज हो जाएगा, नहीं होगा, आर कॉल्ड इनएंशियोमर्स। तो इनएंशियोमर की डेफिनेशन है, बता चुका हूं मैं ये सारी चीजें तुम्हें पहले से पहले ही। तो RNS कॉन्फ़िगरेशन से आप पता लगा सकते हो कि वो मिरर इमेज है या नहीं है। अगर R और S ऑपोजिट हैं, R और S ऑपोजिट हैं, तो इसका मतलब वे दोनों मिरर इमेज हैं। और अगर सिमेट्री नहीं है तो मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिव है। और सिमेट्री है, इफ सिमेट्री इज प्रेजेंट नॉट इनएंशियोमर इज पॉसिबल, तो उसका इनएंशियोमर पॉसिबल नहीं है, उसका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सच में बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है आज। आप सपोर्ट करना इसे और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक घंटे की बन गई वीडियो, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैं 1 घंटे की वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक के ऊपर।